ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग रेडी हैं? अगर आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका नाम, आपकी ट्रेड का नाम और आप किस आईटीआई से हैं उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से लिख दें। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 20 सेकेंड और उसके 20 सेकेंड के बाद मैं अगले 10 से 15 सेकेंड में उस क्वेश्चन को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह से आपको ये सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं। आपकी कॉपी पर आप क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर इस तरह से आप लिखेंगे। और जब ये क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जब हमारा टेस्ट का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही थे या नहीं थे। आपको काउंट करना है और काउंट करने के बाद जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ऑफलाइन कमेंट में आपको उसके आंसर्स के बारे में लिख देना है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज़ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? ऑप्शन ए, एबल टू डू वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन, आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करे, ऑटोमेटिक, आउन डिसीजन या नन ऑफ दीज। ओके, आपका समय खत्म हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 था वो किस तरह का कंप्यूटर है, कंप्यूटर किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? तो कंप्यूटर है एक एबल टू डू एज पर इंस्ट्रक्शन, आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस या जॉयस्टिक। ओके, आपका टाइम ख़त्म होता है अब। तो आपको पता है कि इनपुट डिवाइस वो होती है जिससे हम किसी भी चीज़ को अपने कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या स्क्रीन पर इनपुट करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सभी किसके हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। और आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जहां हम स्क्रीन पर एक इफ़ेक्ट को देखते हैं, जैसे कि मॉनिटर या प्रिंटर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ नीड फॉर एंटरप्रेन्योर? एक एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती है टेक्निकल स्किल्स, उसमें टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स या ऑल ऑफ दीज। ओके, आपका समय होता है ख़त्म। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो एक उद्यमी होता है, उसके पास सभी तरह की स्किल्स होनी चाहिए। वो ह्यूमन रिलेशंस भी बनाकर रख सके, वो उसमें सोचने की क्षमता भी हो और उसकी टेक्निकल नॉलेज भी अच्छी हो। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच कैन बी द अल्टीमेटेड प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोसेस? एक किसी भी प्रोसेस से एक जो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट निकलता है उसका क्या नाम है? अल्टीमेटली क्या प्रोडक्शन होता है? टूल्स, कोई औजार या प्रोडक्ट या कोई एक सामान या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो आपका समय ख़त्म होता है अब। तो इसका आंसर होगा सी। जब भी हम कोई एक प्रोडक्शन लाइन होती है, प्रोडक्शन की जब पूरी प्रोसेस हो जाती है तो उसमें औजार भी बन सकते हैं और कोई सामान भी बन सकता है। तो इसका आंसर होगा सी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका समय शुरू होता है अब। शुड बी द फर्स्ट कंसर्न ऑफ वर्कर्स? काम करने वाले जो मजदूर हैं या जो भी कर्मचारी हैं, उनका जो पहला कंसर्न है, उनका पहला जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1
फास्ट वर्क या काम को रफ्तार में करने में, सेफ्टी से करने में, या ज़्यादा पैसे कमाने में, या कम से कम समय में करने में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी कॉपी में लिखिए। आपका समय ख़त्म होता है अब। तो इसका आंसर होगा सेफ्टी। सबसे पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी एक वर्कर की होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेफ्टी। जब तक वर्कर सेफ नहीं होगा, सेफ्टी से काम नहीं करेगा, तब तक ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो एक वर्कर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी सेफ्टी, उसके बाद फास्ट वर्क, उसके बाद मिनिमम टाइम, और उसके बाद मोर वेजेस। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सेफ्टी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। HIV इज़ ट्रांसमिटेड। HIV ट्रांसमिट होता है। HIV आपको पता है एक वायरस से ट्रांसमिट होता है। तो ऑप्शन ए, आपका समय शुरू होता है अब। टचिंग, किसिंग, शेयरिंग फूड, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड HIV। ओके, तो आपका समय हुआ ख़त्म। HIV इज़ ट्रांसमिटेड बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड HIV। इसके बारे में आपको पता है कि अगर आप किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड होके रिलेशंस कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, HIV ट्रांसमिट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी इन्फेक्टेड ब्लड के रिलेशन में आ जाते हैं, जैसे कि अगर मान के चलो किसी को ब्लड की ज़रूरत है और उसको इन्फेक्टेड ब्लड अगर चढ़ा देते हैं, या इन्फेक्टेड ब्लड अगर उसको डोनेट किया जाता है, तो उससे भी इसके फैलने का खतरा होता है। जब भी आप किसी डॉक्टर से सिरिंज आप लगवाएं या कोई इंजेक्शन का यूज़ करें तो हमेशा एक फ्रेश निडल का यूज़ करें, फ्रेश इंजेक्शन का यूज़ करें, क्योंकि इससे भी HIV के फैलने का खतरा होता है। और जब भी आप शेविंग कराने जाएँ या कोई भी ब्लेड या धारदार हथियार ऐसा जो आप आपके शरीर पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी एक नया और अनहाइजीनिक हो वो, उसको आप जो हाइजीनिक हो आप उसको यूज़ करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ विंडोज़। विंडोज़ क्या है। आपका समय शुरू होता है अब। तो विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, MS ऑफिस, या वर्किंग सॉफ्टवेयर। आपका समय ख़त्म होता है अब। विंडोज़ क्या है, विंडो क्या है, विंडो है एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। विंडो क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया आंसर्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। शिवम बहुत बढ़िया आंसर दिया, हिमांशु बहुत अच्छा राइट आंसर, तेजस्वी कुमार बहुत बढ़िया आंसर। आइए, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विंडो क्या था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सही आंसर दिया मोहित, बहुत सही, ऐसे ही लगे रहो। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द रोल ऑफ असिस्टेंट इन इंटरव्यू। आपका समय शुरू होता है अब। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको जो अच्छा रोल प्ले करता है वो क्या करता है। ऑप्शन ए बिहेवियर, आपका बिहेवियर। ऑप्शन बी अपीयरेंस, कि आप कैसा दिख रहे हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपको का लुक, आप किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, है ना। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, अपीयरेंस में आती हैं। आप ज़्यादा परफ्यूम तो नहीं डाल के आ गई, या आप में से बदबू तो नहीं आ रही। ठीक है, ये होता है अपीयरेंस में। बिहेवियर में आप किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, मतलब आप बोलने का आपका तरीका, आपका कॉन्फिडेंस। तेजस्वी बहुत सही आंसर दिया, इतना जल्दी आंसर आ गया आपका। ओके गुड। बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करें, जल्दी कमेंट करिए। ओके, आपका समय ख़त्म हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो बहुत अच्छा जो रोल प्ले करता है आपका बिहेवियर और आपका अपीयरेंस। तो जब भी आप जाएं तो आपका बिहेवियर अच्छा रखें इंटरव्यू के दौरान, और आपका अपीयरेंस भी अच्छा रखें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपका समय शुरू हुआ अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ए रिज्यूम। जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप क्या लेके जाते हैं, आपका रिज्यूम लेके जाते हैं या आपका CV लेके जाते हैं। तो इसमें से एसेंशियल पार्ट कौन सा है आपके रिज्यूम का। ऑप्शन ए नाम और आपका पता। ऑप्शन बी आपकी डेली एक्टिविटी। ऑप्शन सी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल डिटेल। या ऑप्शन डी बोथ A एंड C। तो एजुकेशनल डिटेल का मतलब आप समझते हैं। चलिए, आपका समय ख़त्म हुआ अब। एजुकेशनल डिटेल का मतलब है कि आपने 10th किस कॉलेज से किया, आपका कितना परसेंटेज बना, आप किस ईयर में पास आउट हुए। आपके नाम और पते का मतलब होता है कि आपका नाम क्या है, आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं। आपकी डेली एक्टिविटी का मतलब है आप डेली क्या करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।
बोथ ए एंड सी। तो अगर मतलब आपको क्या करना है, नाम और एड्रेस और एजुकेशनल डिटेल्स, इन दो चीज़ों पर आपको फोकस करना है और इसको ही आप आपके रिज्यूम में लिखते हैं। ओके, वेरी गुड तेजस्वी। सबसे पहले आज तेजस्वी ने आंसर दिया। आप लोग जल्दी जल्दी करिए और सभी कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके आपका आंसर आप कमेंट कर सकें और आपकी कॉपी में भी लिखते जाइए। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि रिज्यूम और सीवी करिकुलम वेटे, तो जब भी आप जॉब के लिए जाएं तो उस पर क्या लिखें। देखिए, सीवी, करिकुलम वेटे, रिज्यूम और जो आपका बायोडाटा, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों को ही कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि रिज्यूम है, तो रिज्यूम आप कब यूज़ करते हैं, सबसे पहले जब आप फ्रेशर हैं, आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी पूरी कर ली और आपने क्या किया, आप जॉब के लिए गए, तो आप उस आपके जो लेटर होगा, आप जो फॉर्मेट बना के लेके जाएंगे उस पर आप लिखेंगे सीवी, उसको हम बोलते हैं करिकुलम वेटे। उसके बाद जब आपने कुछ साल वहाँ काम कर लिया और आप क्या हुआ, फिर आप कहीं और चले गए जॉब के लिए, तो आप जो फॉर्मेट लेके जाएंगे वो होगा आपका रिज्यूम। रिज्यूम में हमेशा एक्सपीरियंस हो, ये ज़रूरी है। केवल एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं वो ही अपने लेटर पर रिज्यूम लिख सकते हैं, बाकी लोग सीवी लिखते हैं। और जब जॉब के लिए आप कहीं जाते हैं तो आप क्या लेके जाते हैं, सीवी और रिज्यूम में से जो भी आपके अकॉर्डिंग आप लेके जाते हैं। अगर आप नॉन एक्सपीरियंसड हैं तो आप लेके जाएंगे आपका सीवी, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आप लेके जाएंगे आपका रिज्यूम। और जब भी आप शादी के लिए जाते हैं तो वहाँ जो आप वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बायोडाटा, क्योंकि उसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई, आपका रंग, है ना, आपकी जाति, आपका गोत्र, ये सब चीज़ें होती हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आपका समय शुरू होता है अब। इनडायरेक्ट प्रमोशन मेथड इन्वॉल्व। इनडायरेक्ट प्रमोशन के लिए क्या क्या मेथड्स हैं। ऑप्शन ए मेंटेन कस्टमर केयर, ऑप्शन बी पब्लिक रिलेशन, ऑप्शन सी आफ्टर सेल्स कस्टमर सर्विस, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। आपका समय खत्म हुआ अब। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इनडायरेक्ट प्रमोशन मेथड क्यों होता है, जिससे कि आप कस्टमर केयर को मेंटेन कर पाएँ, पब्लिक से रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ, और जब आप सेल्स कर चुके हैं तो सेल के बाद आप कस्टमर को सर्विस भी कर पाएँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपका समय शुरू होता है अब। 8 बिट्स इज इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स। 8 बिट में कितने बाइट होते हैं, 8 बिट में कितने बाइट होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी 8। तो आपको पता है आपका समय ख़त्म हुआ अब। 8 बिट में जो होते हैं वो होते हैं 1 बाइट। 8 बिट में कितने बाइट होते हैं, 1 बाइट होते हैं। 8 बिट इज़ इक्वल टू 1 बाइट। और आपको एक बात और बता दूं, एक बाइट में होती हैं 2 डिजिट्स। 2 डिजिट कौन कौन सी होती हैं, 0 और 1। जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं वो हमेशा बाइट्स के फॉर्म में सेव होती हैं, और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ओके, बिट के फॉर्म में सेव होती हैं जो भी बाइनरी डिजिट्स होती हैं, और 8 बिट में 1 बाइट होता है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आपका समय शुरू होता है अब। वेरी गुड शिवम। शुभम ने बहुत जल्दी आंसर दिया, वेरी गुड। और लोग भी जल्दी से आंसर दें, जल्दी जल्दी कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 12, GUI इज स्टैंड फॉर। मोहम्मद शरीक ने सही आंसर दिया, रवि सिंह ने सही आंसर दिया, विनय कुमार ने सही आंसर दिया। GUI इज स्टैंड फॉर ऑप्शन 1 ग्रुप यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन सी जनरल यूज़ इंटरफेस, या ऑप्शन डी गाइडेड यूज़र इंटरफेस। आपका समय ख़त्म हुआ अब। तो आपको ये जो मैंने पुराने पेपर्स आपको कराए हैं, ये सभी क्वेश्चंस पुराने पेपर से ही थे। आपको पुराने पेपरों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपका जो लिंक है वो चेक कर सकते हैं और वहाँ से इन सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस ज़्यादातर पुराने पेपर्स में से थे, और इस पेपर में से जो मैं अभी आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं, इनमें से आपको निश्चित ही 20% पेपर आपका मिल जाएगा। GUI की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाता है, आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। वेरी गुड, मोहित ने सही आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, सबसे पहले जवाब दिया था। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। आपको बताना है कि इससे पहले क्या आएगा, एन, ए, द या दिस।
आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आपके पास हैं 10 सेकेंड केवल। ओके, लाइव वॉचिंग बढ़ती जा रही है, 111 लोग लाइव वॉच कर रहे हैं इस वक्त। आप लोग भी जल्दी से आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, जिससे लाइव वॉचिंग बनी रहे और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। ओके, आपका समय हुआ ख़त्म। तो किसने दिया सबसे पहले आंसर दिया? आरती रावत, तेजस्विनी कुमार, अंकित पाल। वेरी गुड, आप लोग इसी तरह आपके आंसर्स देते रहिए। और तो इसका आंसर होगा ए, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। ठीक है, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आपका समय शुरू होता है अब। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब बहुत सारे वर्ड्स का समूह क्या कहलाता है? सेंटेंस, एक वाक्य, एक लाइन, या एक पैराग्राफ, या एक टेक्स्ट। तो जल्दी से बताइए, आपका आंसर कमेंट करिए जल्दी से। तुषार ने कमेंट कर दिया है, प्रहलाद, विशाल, हिमांशु, वेरी गुड। शिखा राजपूत ने कमेंट किया है ए, वेरी गुड, सही आंसर है। तो आप सभी ने सही आंसर दिया है। राहुल कुमार, हिमांशु, वेरी गुड। ओके, तो आपका समय ख़त्म हुआ अब। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ नोन एज सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है? एक वाक्य कहलाता है। और एक वाक्यों का समूह, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एज पैराग्राफ। बहुत सारे सेंटेंस जो होते हैं, वाक्य होते हैं, उनका समूह क्या कहलाता है? एक पैराग्राफ कहलाता है। तो इसका आंसर काफ़ी बच्चों ने सही दिया, वेरी गुड। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट करिए। विच इज़ साइलेंट लेटर इन साइकोलॉजी? विच इज़ साइलेंट लेटर इन साइकोलॉजी? पवन कुमार, मंजेश, शिवम, राहुल, प्रहलाद, धीरज, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं और सही कमेंट आए हैं। कुलदीप कुमार, वेरी गुड, सही कमेंट। विच इज़ साइलेंट लेटर इन साइकोलॉजी? आपका समय ख़त्म होता है अब। तो आपको पता है जो साइकोलॉजी वर्ड है, जैसे कि आप लोग सुन भी रहे हैं साइकोलॉजी साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी इज स्टार्ट विद एस। साइकोलॉजी एस से स्टार्ट होता है, लेकिन जो आपकी स्पेलिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? पी से। तो पी इसमें एक साइलेंट वर्ड है और पी का जो है हम पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो बहुत सही, ऋतुराज ने भी सही आंसर दिया। तुषार, हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा। दीप्ति, आदेश, सोनूपाल, संतपाल, वेरी गुड, देते रहो। तो इसका आंसर होगा पी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपका समय शुरू होता है अब। द की ऑफ सक्सेस इज, आपको सक्सेस होने के लिए आपकी लाइफ में जो की है, जो पॉइंट है, वो क्या है? जो सक्सेस होने के लिए जो पॉइंट है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है डिसिप्लिन, आपकी ज़िंदगी में आपके प्रति अनुशासन, आपके काम के प्रति अनुशासन। हार्ड वर्क, कि आप क्या करें? कठिन काम करें, बहुत अच्छे से काम करें, बहुत मेहनत करें। कमिटमेंट, आपने एक बार किसी से कोई कमिटमेंट कर दी तो उसको पूरा करें। या ऑल ऑफ एबव, या ये सभी। तो आपका समय हुआ ख़त्म और आपको कमेंट करना था, जल्दी से कमेंट करिए। ईशा वर्मा ने कमेंट किया है, कुमारी अंजुम, आर के यादव ने कमेंट किया है, अश्वनी, अमरनाथ, तुषार, दया, वेरी गुड, आप सब ने सही कमेंट किया। ऑप्शन डी इज़ राइट। द की ऑफ सक्सेस इज़ ऑल द अबव। द की ऑफ सक्सेस इज़ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कमिटमेंट। अनुशासन में रहें, बहुत मेहनत करें और अपनी कमिटमेंट को हमेशा पूरा करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपका समय शुरू होता है अब। एक कॉमन पर्सन कैन स्पीक, एक आम आदमी जो होता है वो कितने वर्ड्स पर मिनट बोलता है, कितने शब्द बोलता है? अमूमन आप लोग जब बोलते हैं तो आप कितने वर्ड्स बोलते हैं एक मिनट में? तो आपको बताना है कि नॉर्मल एक आदमी है वो कितने वर्ड्स एक मिनट में बोलता है। आपको ये क्वेश्चन मैंने पेपर में भी कराया था। ओके, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। विजय, विनय, काफ़ी लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के आंसर आ रहे हैं और कुछ के सही भी आ रहे हैं आंसर। ओके, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर होगा 150 से 175 मिनट। अगर आप अगर आपको ये एक रेंज दी है, अगर आपसे एडजेक्ट पूछता कि किसके नियर बाई होता है, तो आपको बोलना था कि 150 वर्ड्स पर मिनट। एक आम आदमी जो है वो कितने मिनट्स पर मिनट बोलता है? 175 मिनट्स, 150 से 175 वर्ड्स पर मिनट बोलता है। जनरली एक आदमी मतलब कि एक मेल 150 मिनट बोलता है, 150 वर्ड्स बोलता है एक मिनट में, और एक औरत यानी कि एक महिला 200 मिनट एक मिनट में बोलती है। हमें औरतें ज़्यादा बोलती हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि औरतें हमेशा ज़्यादा बोलती हैं, है ना। तो एक इस हिसाब से अगर आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि 20 मिनट में कितने मिनट्स आप कितने वर्ड्स बोलता है एक आम आदमी, तो 20 मिनट में अप्रोक्सीमेट 2250 वर्ड एक आम आदमी बोलता है। तो इसका आंसर होगा 150 से 175 मिनट। एक कॉमन पर्सन कैन स्पीक 150 टू 175 वर्ड्स पर मिनट। ओके, एवरीथिंग राइट, सब कुछ ठीक है। तो सार
राइट आंसर आया तुषार का, बहुत बढ़िया। तुषार, तेजस्विनी, मोहम्मद शरीक, वेरी गुड। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। फुल फॉर्म ऑफ डीआईसी, डीआईसी का पूरा नाम है, डीआईसी का पूरा नाम बताना है आपको। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी आप कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, डीआईसी का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, पेपर में भी था ये क्वेश्चन। अगर आपने नहीं किया है तो पुराने पेपर को एक बार अटेंड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे और प्लेलिस्ट में आपको पेपर मिलेंगे। 19 पेपर अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनको आप एक बार कर लें सभी पेपर्स को। ओके, तो इसका आंसर होगा फुल फॉर्म ऑफ डीआईसी। आपका समय ख़त्म होता है अब। तो डीआईसी का पूरा नाम है ड्यूल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। सबसे पहले रागनी पटेल ने सही आंसर दिया था इसका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। फर्स्ट कॉटन मिल स्टार्टेड इन विच स्टेट। ओके, आपका ऑप्शन शुरू होते हैं अब, आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए इज राजस्थान, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी कर्नाटका। वेरी गुड, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए। तेजस्विनी ने कमेंट किया, विनय कुमार, अभय, स्वाति, मयंक, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। फर्स्ट कॉटन मिल स्टार्टेड इन विच स्टेट, तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। ओके, आपका समय ख़त्म होने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए। राजस्थान, कोलकाता, गुजरात या कर्नाटक। आपका समय खत्म हुआ। इसका राइट आंसर है कोलकाता। फर्स्ट कॉटन मिल वॉज स्टार्टेड इन विच स्टेट, इन कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहले कॉटन मिल की स्टार्टिंग हुई थी। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर एक जगह का नाम है जो कोलकाता के पास है। वहाँ पहली जो मिल थी, फर्स्ट कॉटन मिल थी, वो शुरू हुई थी, लेकिन वो फेल हो गई थी, इसलिए हम उसका नाम नहीं लेते हैं। उसको हम नाम नहीं लेते हैं, आगे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो लेकिन इसमें ऑप्शन जो है कोलकाता है, अगर ऑप्शन कोलकाता है तो हम कोलकाता लगाएंगे। इसमें ये नहीं पूछा कि कौन सी इस्टेब्लिश हो पाई थी, है ना, ये फेल हो गई थी कोलकाता वाली। लेकिन इसके बाद 1854 में एक मॉडर्न कॉटन इंडस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है 1854 से। और सबसे पहले जो कंपनी थी BSWC, जिसको आप आज बॉम्बे डाइंग के नाम से जानते हैं, वो इस्टेब्लिश हुई थी। तो मॉडर्न कॉटन इंडस्ट्री की जो शुरुआत है वो 1854 में बॉम्बे से मानी जाती है। लेकिन इसका राइट आंसर होगा जो पहली कॉटन मिल स्टार्टेड हुई थी वो हुई थी कोलकाता में 1818 में, फोर्ट ब्लेयर जगह का नाम था। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रिसाइकलिंग इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। वेरी गुड, दया शंकर ने सबसे पहले आंसर दिया था। रिसाइकलिंग इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। रिसाइकलिंग से प्रोडक्ट की कॉस्ट पर क्या फ़र्क पड़ता है। ऑप्शन ए डिक्रीज़ हो जाती है, ऑप्शन बी इंक्रीज़ हो जाती है, ऑप्शन सी नो चेंज या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। रिसाइकलिंग से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर क्या फ़र्क पड़ता है। आपका समय ख़त्म होने वाला है, जल्दी से बताइए, जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। विनय कुमार ने सबसे पहले इसका सही आंसर दिया है। विनय कुमार, वेरी गुड विनय कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप ऐसे ही सही आंसर करते रहें, आप सही कर रहे हैं। ओके, आपका समय ख़त्म हुआ। आसान क्वेश्चन था। रिसाइकलिंग से क्या होगा, अगर आप रिसाइकलिंग करेंगे, आप पुराने वेस्ट को आप यूज़ करेंगे आपके अगले काम में, आपके अगले जो भी आप काम करने वाले हैं उसमें। तुषार ने सही आंसर दिया, अवध ने सही आंसर दिया, आदेश ने सही आंसर दिया। तो रिसाइकलिंग से क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल आपको कम लगेगा। तो जब आप रॉ मटेरियल कम लगेगा, सस्ता लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी डिक्रीज़ कर जाएगी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आपका समय शुरू होता है अब। काइजन क्या होता है, काइजन के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने आपको। तो काइजन क्या है, काइजन क्या है, काइजन किस तरह की प्रोसेस है, जल्दी से बताइए। आपके पास हैं 15 सेकेंड, जल्दी बताइए 15 सेकेंड के अंदर। शिखा राजपूत का सबसे पहले आंसर आ रहा है, वेरी गुड शिखा। शिवम, शेखर, ऋतुराज, प्रहलाद, वेरी गुड ऋतुराज, वेरी गुड। ओके, कुछ आपका समय खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, द काइजन मीन्स। काइजन के बारे में आपको बताया था कि काइजन एक साइंटिस्ट थे और
उनने क्या किया था कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट हो उसके लिए इनने काम किया था। तो द काइजन मीन्स, काइजन जो थ्योरी है वो किस चीज़ के लिए है, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट के लिए, धीरे धीरे, जिससे आप वेस्ट को कम कर पाएँ, आपकी कॉस्ट को कम कर पाएँ, आप मैक्सिमम आपकी मशीन्स को, आपके मैन पावर को यूटिलाइज कर पाएँ। तो काइजन इस चीज़ के लिए था। इसका आंसर होगा कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था सबसे पहले ऋतुराज यादव ने। वेरी गुड ऋतुराज। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वालिटी मीन्स, आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है क्वालिटी का क्या मतलब है। मीटिंग स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं आप उसको मीट कर पाएँ। जीरो एरर, आप जीरो एरर लेकर आ पाएँ। एज़ पर रिक्वायरमेंट, या जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम हो, या ऑल ऑफ एबव, या इन सभी, ये सभी आपकी जो बातें हैं वो पूरी हो पाएँ। तो क्वालिटी का क्या मतलब है आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करिए। सबसे पहले आज जो कमेंट कर रहा है प्रहलाद सिंह ने कमेंट किया है। वेरी गुड, हमारे स्टूडेंट हैं ये। वेरी गुड, लड़की है शिखा। वेरी गुड शिखा। आदेश कुमार ने सही आंसर दिया। अंकित पटेल, मंजेश राय ने सही आंसर दिया है इसका। आरती रावत, वेरी गुड, आरती रावत ने भी सही आंसर दिया है। ईशा वर्मा का आंसर आया है। वेरी गुड, आर के पटेल। तो क्वालिटी मीन्स इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव। इसका आंसर क्या होगा, ऑल द एबव। क्वालिटी का जो मतलब होता है वो होता है कि जीरो एरर हो, एज पर रिक्वायरमेंट काम हो, और आपके जो स्टैंडर्ड्स आपने बनाए हैं उनको फॉलो करें। तेजस्वी कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। वेरी गुड तेजस्वी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। आप जब कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं तो इसमें से कौन सी डिवाइस को यूज़ करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आपको इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। स्कैनर डालते थे और आपका गेम चालू होता था। तो वहाँ, चलिए आपका समय हुआ ख़त्म। तो वहाँ एक जॉयस्टिक होती थी, जॉयस्टिक को आप मूव करते थे। जो जॉयस्टिक जो है वो राइट, लेफ़्ट और फ्रंट और बैक चारों तरफ एक 360 मूव कर लेती थी, और जो 360 मूव करती थी उसको आप जॉयस्टिक बोलते थे। इसको आप क्या करते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इज़ यूज्ड फॉर कैड एंड कैम एप्लीकेशन। तो इज़ यूज्ड फॉर कैड एंड कैम एप्लीकेशन। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या आप लोगों के यहाँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी बताइए। ओके, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24। इज़ यूज्ड फॉर कैड एंड कैम एप्लीकेशन। कैड और कैम एप्लीकेशन के लिए आप क्या यूज़ करते हो। ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी बारकोड रीडर, या ऑप्शन 4 QR स्कैनर। तो इसका सही जवाब है प्लॉटर। प्लॉटर से आप क्या करते हो, जो कंप्यूटर CAD का फुल फॉर्म क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन, सिविल और आर्किटेक्चर में यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिवाइस, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। थोड़ा सा क्या है यार, दिक्कतें हो रही हैं, है ना, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, मोबाइल से कनेक्ट है क्योंकि। तो चलिए इसका आंसर होगा प्लॉटर, ऑप्शन ए। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जल्दी जल्दी करिए। आवर ड्रेस कोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच कम्युनिकेशन। अपना जो ड्रेस कोड आप पहनते हैं वो किस कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए नॉन वर्बल, ऑप्शन बी वर्बल, ऑप्शन सी स्पोकन, ऑप्शन डी रिटन। तो आपका समय ख़त्म होने वाला है। जल्दी से कमेंट करिए। वेरी गुड तेजस्विनी, शिवम त्यागी, हिमांशु भाई। वेरी गुड, क्या नाम रखा है तुमने, हिमांशु भाई। संतराम सोनकर ने सही आंसर दिया। तुषार ने सही, नीतेश शाक्य ने सही आंसर दिया। ओके, आपका समय होता है ख़त्म। तो जो आपका ड्रेस कोड है वो एक तरह से आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। जो आपका ड्रेस कोड है वो किस में आता है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आपका समय शुरू होता है अब। ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस विच कन्वर्ट इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो क्या करती है, किसी भी इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कीबोर्ड, स्कैनर, प्लॉटर, या OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो जल्दी से बताइए, कीबोर्ड, स्कैनर, प्लॉटर या ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपका समय ख़त्म होता है
अब। काफ़ी लोगों ने कमेंट करे और सही आंसर दिए। दीप्ति शाक्य ने सही आंसर दिया, शिखा राजपूत वेरी गुड, शेखर गुप्ता, विशाल, अभिषेक, विनय कुमार वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इमेज को डिजिटल फॉर्म में जो कन्वर्ट कर दे, तो उसका सही आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर से आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और आपके पास जो भी इमेज होती है उसको आप क्या कर लेते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपके स्क्रीन पर उसको लेकर आ जाते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आपका समय शुरू होता है अब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस चीज़ का एग्जाम्पल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज़ है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपको काफ़ी जगह पर इसका आंसर अलग मिलेगा, है ना, लेकिन हम आपको सही आंसर बताएंगे, आपको एग्जाम में यही आंसर लगाना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। विशाल औरैया ने सही आंसर दिया, शिखा राजपूत वेरी गुड, मोहम्मद, शिवम कुमार, विनय, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हो आपके, कुलदीप, RK यादव, अच्छा लड़का वेरी गुड, अच्छा लड़का क्या नाम रखा है आपने, बहुत अच्छा नाम रखा है, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का ने बहुत अच्छा कमेंट किया। तो आपका समय होता है ख़त्म। ईशा और विशाल ने सबसे पहले इसका आंसर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप जानते हैं ना, MS ऑफिस में का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस में होता है ये। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सभी किस में आते हैं। आइए करते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका सही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 10 सेकेंड आपको मिलेंगे, आपका समय शुरू होता है अब। द प्रोग्राम कॉम्प्रेस लार्ज फाइल फॉर्मेट इन स्मॉल साइज। तो कौन सा प्रोग्राम है जो लार्ज फॉर्मेट्स को, लार्ज फाइल्स को क्या करता है, फॉर्मेट कर देता है स्मॉल साइज में। ऑप्शन ए विनजिप, ऑप्शन बी विनस्रिंक, ऑप्शन सी विनस्टाइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपका समय खत्म हुआ, तो इसका आंसर होगा विनजिप। विनजिप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो लार्ज फाइल्स को क्या करता है, फॉर्मेट कर देता है स्मॉल साइज़ में, है ना। और एक से ज़्यादा फाइल्स होती हैं, जैसे आपके पास एक से ज़्यादा फाइल्स हैं तो उनको एक सिंगल फाइल में कंप्रेस करके ले आता है। फिर आप जब भी किसी को सेंड करते हैं तो आप एक सिंगल फाइल सेंड करेंगे तो उसके अंदर सारी फाइलों को वो जिप कर लेता है ना। जिप करना मतलब बांध लेना। तो विनजिप, इसका आंसर क्या है, विनजिप। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कम्युनिकेशन इज़ नॉन स्टॉप। कम्युनिकेशन क्या है, एक नॉन स्टॉप है। आइए आपका समय शुरू होता है अब। बेटा मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, इतने लोग हैं, काफ़ी लोग फिर बोलेंगे कि सर आप फास्ट करा रहे हैं। चलो ठीक है, धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। आप लोग लिख नहीं पा रहे होंगे, आपको टाइम लग रहा होगा, समझ सकता हूँ। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कम्युनिकेशन इज़ नॉन स्टॉप। कम्युनिकेशन क्या है, नॉन स्टॉप क्या है कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए है आपके सामने पेपर, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी प्लान। कम्युनिकेशन क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। तो कमेंट आ चुका है, शिखा का कमेंट आ चुका है। शिखा वेरी गुड, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में स्टूडेंट है हमारी, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्ची है। कम्युनिकेशन इज़ नॉन स्टॉप। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक नॉन स्टॉप। ऑप्शन ए पेपर, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी प्लान। तो आपका समय ख़त्म हुआ। कम्युनिकेशन क्या है, एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है और नॉन स्टॉप प्रोसेस है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कांट ऑलवेज द बेस्ट। कांट ऑलवेज द बेस्ट। तो ऑप्शन ए नन, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन बी एवरी वन, ऑप्शन डी नो वन। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सही करता है। जल्दी से कमेंट करिए आपके आंसर्स, आपका समय शुरू हुआ। वेरी गुड, श्रवण कुमार, राहुल भारती, मोहित बघेल, दीप्ति शाक्य, शेखर गुप्ता, आपने सही आंसर दिया। अंकित पाल ने सही आंसर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है, आपका समय हुआ ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी।
कांट ऑलवेज द बेस्ट, वन कांट ऑलवेज द बेस्ट, कोई एक आदमी हमेशा सही नहीं होता। कांट ऑलवेज द बेस्ट, हमेशा जो है बेस्ट नहीं रह सकता। बेस्ट का मतलब टॉप पर, जैसे आपकी कोई कंपनी है वो क्या है, किसी एक सेक्टर में टॉप है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही आदमी है वो ही हमेशा टॉप बना रहे। कोई और आएगा वो क्या करेगा, वो अगर पुराने से अच्छी क्वालिटी लेकर आएगा, पुराने से बेहतर काम करेगा, तो फिर वो बेस्ट हो जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें से एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपका समय शुरू हुआ अब, आपको मिले हैं इसके लिए 10 सेकेंड केवल। एक्सक्लेमेशन मार्क बताना है बेटा, गलत मत करिए। जी मोहम्मद शरीक बताइए, आप कुछ पूछ रहे हैं। एक बार आप चिंता मत करो, आप सभी को मैं इस पेपर के बाद 10 मिनट दूंगा, आप 10 मिनट में मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपसे इंटरेक्ट होना चाहता हूँ, पहली क्लास है क्योंकि आज। तो रवि सिंह का आंसर आया, विशाल औरैया, मोहम्मद ने आंसर दिया, अवधेश ने आंसर दिया, पवन, मोहित कश्यप, कुमारी, रंजू, विशाल शुक्ला, कुलदीप। ओके, आपका समय ख़त्म हुआ। इसमें से एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो क्या होता है? विस्मयाबोधक चिन्ह, विस्मयाबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क, तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है? एट द रेट। ऑप्शन सी है कॉलन। ऑप्शन डी है आपके सामने कोटेशन मार्क। तो ऑप्शन ए क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। आपसे पूछा था एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सा था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आपका समय शुरू होता है अब, आपको 10 सेकंड मिले हैं इसके लिए। एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज, कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जो आप क्या करते हो, कंप्यूटर की मेमोरी में जो चले जाता है उसको आप क्या कहते हो, वो क्या है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए इज़ इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज या ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन। आपको अभी पहला दिन है तो थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, लेकिन आप चिंता मत करो, आप बने रहो। जब तक आप बने रहेंगे तो आप भी इसके लिए, आपको भी आदत पड़ जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे आप। तो आपका समय चल रहा है, जल्दी से कमेंट करिए। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आ रही होगी। ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए दे रहे हैं लोग। विनय, पवन ने आंसर दिया, आशा तिवारी, पवन कुमार, आरती रावत, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब होगा, आपका समय हुआ ख़त्म, इसका सही जवाब होगा इन्फॉर्मेशन। आपका इसका सही जवाब क्या है? इन्फॉर्मेशन, है ना। एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। इसको आप क्या कहते हो? इन्फॉर्मेशन या डाटा, इन्फॉर्मेशन या डाटा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कंट्रोल प्लस वी इज़ यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस वी किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? आपको बताना है कंट्रोल प्लस वी किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बता देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। विशाल का आंसर आया, विमल का आंसर आया, ऋतुराज, मंजेश, काफ़ी लोग सही आंसर दे रहे हैं इसका। ओके, आपका समय, ओके आपका समय ख़त्म हुआ। कंट्रोल प्लस वी आपको बताना था, कंट्रोल प्लस वी इसका आंसर ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कंट्रोल प्लस वी इज़ यूज फॉर पेस्ट। आप जब भी एक फ़ाइल को, दूसरी फाइल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं या उसको कॉपी करते हैं, मतलब या आप मूव करते हैं या कॉपी करते हैं, तो आपको डेस्टिनेशन पर, जिस जगह पर आपको लेके जाना होता है फाइल को, वहाँ ले जाकर आप क्या करते हैं? पेस्ट कर देते हैं। तो उसका एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। इसके अलावा आपको कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए है, और कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो कट करने के लिए। इन सभी के भी आपको याद कर लेने हैं। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए, और कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए। कट प्लस पेस्ट आप यूज़ करते हो जब आप मूव करते हो, कॉपी प्लस पेस्ट करते हो जब आप एक जगह से दूसरी जगह किसी फाइल को कॉपी करते हो। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आपका समय शुरू होता है अब। www स्टैंड्स फॉर, आपने सुना होगा ना कि वेबसाइट का नाम क्या है? www.falana.com। तो www का फुल फॉर्म आपको बताना है, www का फुल फॉर्म आपको बताना है। जल्दी से आप आपका राइट आंसर बताइए, जल्दी से। तेजस्विनी कुमार, बहुत सही आंसर दे रहे हो आप, बार बार आपका ही आंसर सही निकलता है और बहुत फास्ट आंसर दे रहे हो तेजस्वी। विश्वकर्मा, मोहित बघेल ने सही आंसर दिया, राणा, हर्षवर्धन, राहुल भारती, शिवम कुमार, वेरी गुड।
शिवम कुमार वेरी गुड, सही आंसर दिया। हिमांशु ने सही आंसर दिया, रागनी ने सही आंसर दिया, आशा पटेल सही आंसर। आइए तो अब हम आपका समय हुआ ख़त्म, बताते हैं। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड मतलब दुनिया भर में फैला हुआ, वाइड मतलब एक बहुत बड़े एरिया में, और वेव मतलब होता है जाल। तो पूरी दुनिया में फैला हुआ एक बहुत बड़ा जाल, जिसको आप बोलते हो इंटरनेट भी बोलते हो आप, है ना। तो इंटरनेट में आप सबसे पहले शुरू करते हो WWW से। इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड, सॉरी इसका ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव 34 का आंसर है वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड आपको मिले हैं इसके लिए। विच वन इज़ नॉट ए सर्च इंजन? इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? जल्दी जल्दी आपके आंसर्स बताइए। विच वन इज़ नॉट ए सर्च इंजन? ओके, आपका समय हुआ ख़त्म। तो आप गूगल यूज़ करते हैं, तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। आप याहू यूज़ करते हैं, याहू क्या है? ये भी एक सर्च इंजन है। फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट को आप क्यों यूज़ करते हैं? आप शॉपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्लिपकार्ट क्या है? एक शॉपिंग के लिए साइट है ना। एक मार्केट है, एक ऑनलाइन मार्केट है जिससे आप कोई भी सामान परचेस कर सकते हैं। बिंग क्या है? बिंग भी एक सर्च इंजन है। तो इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर क्या है? सी। और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड, लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए कोई भी रिपोर्ट जब आप बनाएं तो? आइए आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी 10 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है फॉर्मल, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। ऑप्शन बी है कैजुअल, या कैजुअल लैंग्वेज होनी चाहिए। कैजुअल मतलब आप कुछ भी बोल देते हैं ना, नॉर्मल, तो जो आप बोलचाल की आपकी भाषा है वो होता है कैजुअल। ऑप्शन सी इज़ लूज, मतलब हल्की भाषा होनी चाहिए। या ऑप्शन डी फॉर्मेलिटी, आप उसमें क्या करें? फॉर्मेलिटी वाले वर्ड्स लिखें या फॉर्मेलिटी करें आप। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। विनय कुमार ने इसका आंसर दिया है, विमल कुमार, रागनी, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दिया। शिवानी, शिवम, विजय प्रताप, आतिफ। आपका समय ख़त्म हो रहा है, जल्दी से कमेंट करिए। राहुल ने सही आंसर दिया, हर्षवर्धन, अंजुम, अंशु, नगमा, आतिफ। चलिए आपका समय ख़त्म हुआ। द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी फॉर्मल। कोई जब भी आप एक रिपोर्ट बनाएं तो या उसको सेंड करें किसी को, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए? वो फॉर्मल होनी चाहिए, है ना। जो बोलचाल की भाषा है कैजुअल वो नहीं होनी चाहिए और फॉर्मल होना चाहिए। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ही शुड स्टार्व टू डेथ रदर देन ए लोन। उसने क्या किया? आपका समय शुरू होता है अब। उसने क्या किया? वो मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसको लोन, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है टू बी आस्क्ड, ऑप्शन बी आस्क, ऑप्शन सी है टू आस्क, या ऑप्शन डी आस्क। जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है इंग्लिश का। ओके, तो 37 का आंसर है टू बी आस्क। 37 का आंसर है आस्क। 37 का आंसर है डी। ही शुड स्टार्व टू डेथ रादर देन आस्क। ही शुड स्टार्व टू डेथ रादर देन आस्क ए लोन। नाम लिखना। ही शुड स्टार्व टू डेथ रादर देन आस्क ए लोन। 37 का आंसर है डी। ओके, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ऐसा नहीं है बेटा, ये कंटेंट उनका नहीं है, ये कंटेंट मेरा भी नहीं है। इस कंटेंट का जो पूजा यादव, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। और कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए पूजा सिंह। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, और जिनका आपने नाम लिया है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट कहाँ से आया है मेरे पास, मैं आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और बल्कि दे क्या दूंगा, मैं तो दूंगा ही, सभी बच्चों को दूंगा, जिससे आप लोग बाद में भी इसको प्रैक्टिस कर सकें। चलिए इनको नहीं देखते हैं, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एनी वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू द नाउन इज कॉल्ड एज।
कोई भी चीज़ जो क्या करती है, नाउन को और मीनिंग देने की कोशिश करती है, उसको आप क्या बोलते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए वर्ब, ऑप्शन बी एडजेक्टिव, ऑप्शन सी एडवर्ब या ऑप्शन डी प्रोनाउन। तो 38 का राइट आंसर होगा बी एडजेक्टिव। एनी वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू द नाउन इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव। एनी वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू द नाउन इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव। ठीक है, आइए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। लेन स्टैंड्स फॉर, लेन स्टैंड्स फॉर, लेन का आपको पूरा नाम बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं इसके लिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो कमेंट और नहीं देख पाया ना। चलिए फिर से कमेंट देखते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम लोग आ चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन ए लॉन्ग एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लॉन्ग एरिया नेट, ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क या ऑप्शन डी लोकल एरिया नेट। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही जवाब है वो है सी। आपका समय खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है सी, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आपका समय शुरू होता है अब। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? जो काल है वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। जल्दी से बताइए। आप सभी ने सुना होगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, काफ़ी लोग आंसर भी दे रहे हैं, इसका सही आंसर दे रहे हैं काफ़ी लोग। तो चलिए आपका समय हुआ ख़त्म। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो उसको पूरा टेस्ट दो, बिल्कुल कहीं मत जाओ, इस टेस्ट पर बने रहो। चलिए हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा स्लो हो रहा है शायद। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? एफटीपी का पूरा नाम क्या है? आपको 10 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एफटीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फाइल टिपिकल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी फॉर्म ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफ़र प्रोसीजर। तो जल्दी से बताइए। जल्दी से सही जवाब दीजिए। कार्तिक ने सही आंसर दिया, एसके स्टेटस सही आंसर, तेजस्विनी, ऋतुराज, आशु वर्मा ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। तो व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका समय हुआ ख़त्म। ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बार बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। MICR मोस्टली यूज्ड फॉर, बताइए, आपके पास हैं 10 सेकेंड, जल्दी बताइए। MICR इज़ मोस्टली यूज फॉर, MICR क्या होता है? MICR कहाँ यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी रेलवे या ऑप्शन डी बैंक। MICR कहाँ यूज़ किया जाता है? जल्दी जल्दी आपके आंसर्स कमेंट करिए। MICR के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक स्पेशल टाइप की इंक होती है जो बैंक्स में यूज़ की जाती है। चलो मैंने आंसर ही बता दिया आपको। इसका आंसर होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, MICR इज़ मोस्टली यूज्ड इन बैंक। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंक है जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका नाम है MICR का। वेरी गुड, आतिफ ने इसका आंसर सबसे पहले सही आंसर दिया, डी, MICR इज़ यूज्ड इन बैंक। तो MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम है। एक स्पेशल टाइप ऑफ इंक होती है जो चेक के ऊपर आप लोग देखते हैं, चेक के ऊपर एक स्पेशल टाइप ऑफ इंक है, उससे बारकोड बना होता है, एक कोड बना होता है। ठीक है,
तो बैंक में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। बाकी इसका यूज़ और भी लोग करते हैं, और भी डिपार्टमेंट्स करते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्यूट इज इन इंडस्ट्री रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्यूट इन इंडस्ट्री रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ। आपका समय शुरू होता है अब। वेरी गुड, काजल राठौर ने 43 क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर दिया। सबसे पहले काजल राठौर, वेरी गुड काजल राठौर, ऐसे ही करते रहो। क्वेश्चन नंबर 43, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्यूट इन इंडस्ट्री रिलेटेड टू। आपका समय ख़त्म हुआ। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ जो मेजॉरिटी होती है, मतलब जो ज़्यादातर लोग होते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? ऑप्शन ए सैलरी, ऑप्शन बी वेजेस, मतलब जो उनको वेजेस मिलते हैं, ऑप्शन सी बेनिफिट्स, मतलब जो उनको अलग अलग तरह के फ़ायदे मिलते हैं, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर होगा डी, 43 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ एबव, इन सभी को लेकर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आपका समय शुरू होता है अब। वन विच इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज़। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इसमें से क्या है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है? इसमें से क्या है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है? ऑप्शन ए बायोमास, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी टाइड्स, या ऑप्शन डी विंड। आपका समय खत्म हुआ। वन विच इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज़ बायोमास, कोल, टाइड्स या विंड। इसमें से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका आंसर दिया है नीलम यादव ने, वेरी गुड नीलम। इसका आंसर होगा 44 का बी, कोल। कोल क्या है? कोल मतलब कोयला। कोयला क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। कोयला अगर एक बार ख़त्म हो गया तो उसको फिर से नहीं बनाया जा सकता। ये क्या है? एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। आपका समय शुरू होता है अब। विच इज़ मोस्ट अबेंडेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। जो धरती है, धरती पर फ्रेश वाटर का जो मेन सोर्स है वो कौन सा है ना? धरती पर फ्रेश वाटर का मेन सोर्स कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी जगह पर इसका आंसर जो आप पढ़ेंगे वो गलत पढ़ेंगे, आपको गलत मिलेगा। तो आप देखते हैं कौन कौन सही आंसर बताता है। इसके बारे में काफ़ी कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जल्दी जल्दी इसका सही आंसर बताइए। वेरी गुड नीलेश, शेखर, विकास कुमार, अभय, विशाल, दीप्ति, पवन, हिमांशु, वेरी गुड। आर के सिंह, वेरी गुड। कार्तिक, नीलम, सही आंसर दे रहे हैं जी लोग, वेरी गुड। तो सबसे पहले इसका जो आंसर दिया है वो दिया है नीलम यादव ने, वेरी गुड नीलम। तो व्हाट इज़ मोस्ट अबेंडेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, राजन ने इसका सही आंसर दिया है। तो आपका समय ख़त्म हुआ। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो धरती पर पूरा जो पानी है जो पीने लायक है, जो फ्रेश वाटर है, उसमें से 68% किसी ना किसी तरह से आइस के फॉर्म में है। आइस के फॉर्म में मतलब बर्फ़ के फॉर्म में, चाहे वो ग्लेशियर पर हो, चाहे वो पहाड़ों पर जमा हो पानी वो हो। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर तो आप समझ ही गए, इसका आंसर क्या होगा? ग्लेशियल आई। व्हाट इज़ मोस्ट अबेंडेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। अर्थ पर सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है? वो है ग्लेशियर आई, ग्लेशियर की बर्फ़। ठीक है, इसका आंसर होगा 45 का सी। लेकिन अब कितना होगा? तो 68% पानी है वो किस फॉर्म में है? ग्लेशियर के फॉर्म में है। 30% पानी है वो कैसा है? ग्राउंड वाटर है, जो धरती के अंदर है। इसमें से कुछ पानी ऐसा है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ को नहीं भी कर सकते। और 0.3% जो टोटल वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, 0.3% ये है जो कहाँ पर है? सरफेस पर है, जैसे कि नदियों में, लेक्स में, है ना, सरफेस पर आपको मिलता है। और एक बात और बता दूं, जो सबसे ज़्यादा मिलता है फ्रेश वाटर, वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपका ब्राज़ील में। 12% जो है फ्रेश वाटर वो अकेले ब्राज़ील में है। 12% फ्रेश वाटर केवल ब्राज़ील में मिलता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आपका समय शुरू होता है अब। The reasons for failure of an industrialist. The reason
फॉर फेलुअर ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के फेल होने का क्या रीज़न हो सकता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के फेल होने का क्या रीज़न हो सकता है। हाँ, वेरी गुड दीप्ति, सही बात है। रेन वाटर जो होता है वो भी फ्रेश वाटर होता है, रेन वाटर जो होता है वो भी फ्रेश वाटर होता है। जब पानी एवोपरेट हो जाता है धरती से तो ऊपर चला जाता है और बाद में रेन के फॉर्म में या ओस की तरह से, ओस की बूंदों के साथ वो वापस आ जाता है। तो काफ़ी फॉर्म होती हैं उसकी, है ना, हिस्ट फॉर्म होती है, कभी बताएंगे, बाद में बताएंगे, अभी ध्यान देते हैं पेपर पर। द रीज़न फॉर फेल्योर ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट आर, ऑप्शन ए टफ कॉम्पिटिशन, ऑप्शन बी हाई रेट ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन सी मोर एक्सपेंडिचर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो आंसर आने लगे हैं। मोहित बघेल ने सबसे पहले आंसर दिया है। चलिए, आपका समय हुआ ख़त्म। तो द रीज़न फॉर फेल्योर ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के फेल होने का जो रीज़न होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा रीज़न होता है वो टफ कंपटीशन होगा, या हाई रेट ऑफ प्रोडक्ट होगी, या मोर एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आपका समय शुरू होता है अब। व्हेन वॉज इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, IFCI की स्थापना कब हुई थी, IFCI की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1958 1958, ऑप्शन डी 1950 या 1950। IFCI इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले आंसर दिया काजल राठौर ने, वेरी गुड काजल, वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी अपने आंसर लिखिए। मोहित बघेल ने आंसर दिया, विमल पाठक, राजन कुमार ने आंसर दिया है। आइए देखते हैं किस किस ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए, आपका समय ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है वो है 1948, है ना। आपको याद रखना है IFCI का जो स्थापना है, IFCI को एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1 जुलाई 1948 को। इसके अलावा आपको याद रखना है IDBI, IFCI के बाद हुआ था IDBI की स्थापना हुई थी 1964 में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, और इसके बाद सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। ये चारों ही चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, अलग अलग क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगी, और हो सकता है कि इस साल भी इन चार में से आपसे एक चीज़ पूछ ले। आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। IFCI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1948 को, IDBI की स्थापना हुई थी 1964 में, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, और सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। तो इसका 47 का जो राइट आंसर है वो होगा ए। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बाय यूजिंग 5S सिस्टम, 5S सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। तो आइए करते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करिए और आपका आंसर लिखिए। वेरी गुड राजन, वेरी गुड। आप पहली बार लाइव आए हैं, लेकिन आप पहली बार है, लेकिन आखिरी बार मत करना है इसको, है ना। आपको कैसा लग रहा है लाइव आना, लाइव पढ़ना, आप इसके बारे में ज़रूर लिखना। पवन, ओके, काफ़ी लोग आंसर दे रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, सही जवाब भी आ रहे हैं काफ़ी लोगों के। सबसे पहले RK यादव जी ने इसका आंसर दिया है। RK यादव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बाय यूजिंग 5S सिस्टम आर। देखते हैं किस किस ने सही आंसर दिया है। मोहित बघेल ने आंसर दिया, विशाल, शिवम पाठक, शिवम त्यागी, रोशनी, ऋतुराज, शेखर गुप्ता, काजल, विशाल, शिवानी कुमारी, अंजुम, वेरी गुड। तो आपका समय ख़त्म होता है अब। और भी लोग जो आंसर दे रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप लोग जमा सोचिएगा। लेटेस्ट वीडियो 2019, वेरी गुड। विशाल, नीलेश, सोनू पाल, पवन, ओके, आपका समय खत्म हुआ। द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बाय यूजिंग 5S सिस्टम आर। 5S सिस्टम का जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो क्या है? एफिशिएंसी मतलब क्षमता बढ़ा देना, सेफ्टी मतलब सुरक्षा बढ़ा देना, इंक्रीज प्रॉफिट या अपने फ़ायदे को बढ़ा देना, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 48 का वो होगा डी, ऑल ऑफ अबव। जो 5S सिस्टम है उसमें ये सभी आते हैं, और जब लंबे समय की हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होती है सेफ्टी, लेकिन आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसके देखेंगे तो सेफ्टी, इफिशिएंसी, इंक्रीज प्रॉफिट, ये सभी उसके फ़ायदे हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 49।
मेंबर्स इन पार्टनरशिप आर, आपका समय शुरू होता है अब। वेरी गुड विमल, सबसे पहले आंसर दे दिया विमल ने। विमल वेरी गुड। इसी तरह आप लोग आपका प्यार दिखाते रहिए, कमेंट में आपके आंसर्स लिखते जाइए, जिससे आपको भी पता रहे कि आप कितना सही कर पा रहे हैं और आपने अभी तक जो आंसर्स देखे हैं, क्वेश्चंस हम लोगों से पढ़े हैं, वो कैसा आपने पढ़ाई की है वो भी आप देखते रहें। तो मेंबर्स इन पार्टनरशिप्स आर, आपका समय ख़त्म होता है अब। वेरी गुड, विमल पाठक ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। तो आपका समय ख़त्म हुआ। तो मेंबर्स इन पार्टनरशिप्स आर, जब भी आप किसी के साथ साझेदारी करते हैं, आप पार्टनरशिप करते हैं, आप कोई काम करते हैं साझेदारी में या पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप का क्या मतलब है? पार्टनरशिप का मतलब है कि या तो 2 लोग हों या 2 से ज़्यादा हों। इसका मतलब 2 और मोर देन 2। तो इसका सही जवाब होगा 49 का बी। 49 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सभी लोग ज़रूर से कमेंट करें और जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन है तो आपका समय मिलता है अब। कंपनसेशन कैन बी, कंपनसेशन कैन बी, कंपनसेशन जब आप किसी को देते हैं तो आप उसको किस तरह का बेनिफिट दे सकते हैं? सबसे पहले मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब है कि आप उसको नगद कुछ पैसा दे दें, नगद आप दे सकते हैं, या नॉन मॉनेटरी, या आपने उसको नगद नहीं दिया, किसी और तरीके से आपने उसको कंपनसेशन दे दिया। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जल्दी से आपका कमेंट करिए। एक बार इस टेस्ट के बाद आप लोग ज़रूर लिखना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, जिससे हम और भी क्लास आपके लिए ला सकें, बना सकें। कंपनसेशन कैन बी, काफ़ी लोगों के सही आंसर आने लगे, वेरी गुड। ऋतुराज ने सही आंसर दिया, विशाल ने सही आंसर दिया, शेखर मोहम्मद वेरी गुड, कुमारी अंजुम ने सही आंसर दिया, सोनू दीपेश पटेल ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। दीपेश कुमार, विमल पाठक ने सही आंसर दिया, राखी उपाध्याय, ईशा, आप लोग सभी जुड़े रहिए। आप लोगों ने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें और इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आप लोगों को आगे भी इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। कंपनसेशन कैन बी, कंपनसेशन किस तरह से आप दे सकते हैं किसी को, तो इसका आंसर होगा, आपका समय हुआ ख़त्म, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आप किसी को भी किस तरह का कंपनसेशन दे सकते हैं? आप उसको नगद कंपनसेशन दे सकते हैं, या नगद ना देकर आप उसको किसी और तरह का फ़ायदा दे सकते हैं। जैसे कि आपने उसको किसी तरीके की हॉलीडे दे दी, छुट्टियाँ दे दी, या आपने उसको काम में आपने बोला कि नहीं अब आप 8 घंटे नहीं 6 घंटे ही काम कर लेना, चलो आप 6 घंटे काम कर सकते हो, 6 घंटे कर लेना। आप वर्क फ्रॉम होम कर लो, जैसे कि इस वक्त सभी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का आपको कंपनसेशन दे रखा है कि आप घर से काम कर लें, आप घर से एजुकेशन कर लें, आप घर से किसी को भी पढ़ा लें। तो वेरी गुड आरती, आपको क्लास अच्छी लगी, वेरी गुड, थैंक यू। तो अब मैं आपको सबमिट करने से पहले बता दूं कि ये जो आपके सामने क्लास चल रही थी ये मैंने बनाई नहीं थी, ये इसमें सिर्फ मैं आपके लिए वॉइस लेकर आया था। ये मैंने एक ऐप के माध्यम से किया था और बहुत अच्छा ऐप है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जब भी आप लाइव एक बार फिर से करना चाहें तो आप एक बार फिर से कर सकते हैं, या मेरी इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। इस ऐप में कुछ क्वेश्चंस हैं जो गलत हो गए हैं, हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो कुछ 5 क्वेश्चंस पहले से ही गलत थे इसमें, आप लोग एक बार चेक कर लो आपके कितने आंसर आए, आपने कितने आंसर सही दिए, आपके कितने मार्क्स आए। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए और मैं अपलोड कर दूं, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके आंसर्स हैं, वो आपको कमेंट्स में लिख देना है। आपकी जो भी आंसर्स हैं वो आपको कमेंट्स में लिखना है, ठीक है? ओके, आप सभी को अभी जिन लोगों ने टेस्ट दे लिया है, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बाकी जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे इंटरेक्ट होना चाहते हैं, तो मैं अभी लाइव आने वाला हूँ आपके सामने इसी पर ही, ठीक है? आप सभी ने कर लिया, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया आपके